Hello, my dear students of 10th standard English medium. Once again, welcome back to my class of social science. और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 10 एग्रीकल्चर इंडिया एग्रीकल्चर, जिसका ये एक्चुअली सेकेंड लेक्चर है और उसमें हम पढ़ेंगे मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। वो हमारा टॉपिक है आज का। ओके, सो ऑब्वियसली इसमें से कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता ही होगा ऑलरेडी। ओके, और जो आपको मींस उसका कन्वीनियंट लिस्ट अगर जानना है तो ऑलरेडी बुक में दिया गया है, मैंने बोर्ड पे भी लिखा है। तो दीज आर मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया इन केस इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, जिसमें हमारे देश में ये सारी चीजें होती है खेतों में। फूड ग्रेन्स, पैडी जिसको हम राइस कहते हैं, देन व्हीट, ज्वार, मिलेट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, सिसेम, ओके, मस्टर्ड, कोकोनट एंड कैस्टर ऑयल। ये क्रॉप्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया गया है और वो हमें पढ़ना है अभी फिलहाल। ओके, और एक्चुअली एक टेबल भी दिया गया पेज नंबर 78 के ऊपर। इन केस अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो पेज नंबर 78 के ऊपर देखिएगा, तो उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सा टाइप में कौन से क्रॉप्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स हैं तो उसमें कौन कौन से क्रॉप्स आ सकते हैं, तो उसका डिटेल में लाइक लिस्ट बनाकर लिखा हुआ है। पैडी, व्हीट, ज्वार, मिलेट, मेज और बार्ली ये फूड ग्रेन्स कहे जा सकते हैं। उसके अलावा पल्सेस में तूर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन, मट, उड़द, लेंटिल, ये सारे आप सब ऑलरेडी जानते ही हो कि हम लाइक खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो पल्सेस है। ठीक है, ऑयल सीड्स का अगर हम नाम ले तो ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, लिंसीड, ये सारे ऑयल सीड्स हैं। एंड देन बेवरेजेस, जिसको हम ड्रिंक लाइक पीते हैं, वो है चाय, कॉफी, कोकोआ। ओके, टी, कॉफी एंड कोकोआ, ये तीन बेवरेजेस इंडिया में पकते हैं। देन वी हैव कैश क्रॉप्स आल्सो। कैश क्रॉप्स यानी उसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया था कि जिन क्रॉप्स को बेच के लाइक कमर्शियल उसको उगाया जाता है और मार्केट में उसको बेचा जाता है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, उसको कैश क्रॉप्स कहा जाता है। तो वो है कॉटन, शुगर केन, जूट, टोबैको, रबर। ओके, और उसके अलावा कॉन्डिमेंट्स में काफी सारे हैं। क्यूमिन सीड, फेनल, इसबगोल, कोरिएंडर, फेनुग्रीक, अजवाइन જેને ગુજરાતીમાં અજમો કહેવાય છે, બ્રેકેટમાં લખેલું છે, ब्लैक पेपर, गार्लिक, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी रसोई को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम किचन में उसका रेगुलरली उपयोग करते हैं। तो वो कॉन्डिमेंट्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं हमारे। फ्रूट्स में काफी सारे फ्रूट्स होते हैं इंडिया में। मैंगो, बनाना, चीकू, पपैया, ग्रेप, जुजुबी, एप्पल, गुआवा। ओके, लगभग सारे फ्रूट्स like they are directly accessible to us. Okay, and same is the case for vegetables also. They are also accessible to us, and generally all the vegetables are grown all parts of our country, like potato, brinjal, onion, bottle gourd, turia, lady's finger, cabbage, cauliflower और various spinach, ये सब है। तो सबसे पहले आगे पढ़ते हैं फूड ग्रेन्स के बारे में, जो दो लाइनें लिखी है वो। ठीक है, फूड ग्रेन्स काफी सारे हैं, उसका वन बाय वन इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन सबसे पहले फूड ग्रेन्स ऐसा करके दो लाइनें लिखी है। ग्रेन्स आर कल्टीवेटेड इन अबाउट 75% ऑफ द टोटल एरिया सोन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जितना भी जमीन है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर होता है उसके 75% एरिया में सिर्फ फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं, और उसमें से भी 50% of the total production comes from grain। 50% तो सिर्फ ग्रेन है। ग्रेन यानी जो लाइक अनाज होता है उसको ग्रेन कहा जाता है। मेजर फूड ग्रेन्स, अब उसके बारे में वन बाय वन। जब जो सबसे पहला है वो है पैडी। ठीक है,
तो पैडी यानी राइस होता है, आप जानते ही होंगे। पैडी इज अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। बहुत भारी मात्रा में पैडी इंडिया में उगाया जाता है, उसे कंज्यूम भी किया जाता है। ऑब्वियसली उसी वजह से उसको प्रोड्यूस भी किया जाता है। A large majority of the world and about half of the population of India use rice. सिर्फ इंडिया की बात नहीं, इवन वर्ल्ड की भी बात किया जाए तो राइस दुनिया की बहुत बड़ी ऐसी जनसंख्या है जो राइस को खाने में इस्तेमाल करती है, और इंडिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या है जो राइस को खाने में इस्तेमाल करती है। ठीक है, इंडिया स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन पैडी प्रोडक्शन। You should underline this statement. चाइना के बाद पैडी के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का दूसरा नंबर आता है। ठीक है, तो कोई भी ग्रेन का प्रोडक्शन में इंडिया का कहां पे पोजीशन है वो भी दिया ही गया होगा। तो अगर आपको मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन वो चीज आपको ब्रैकेट या अंडरलाइन जरूर कर लेना है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो आपको काम में आ सके। ठीक है, पैडी इज सोन ओवर द 1/4 of the total net sown area। ठीक है, जितनी भी जमीन में खेती होता है, फार्मिंग होता है, उसके 1/4 हिस्से में, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो 25% जमीन के एरिया में पैडी उगाया जाता है। ओके, पैडी इज द क्रॉप ऑफ टॉरेड जोन। टॉरेड जोन का पैडी क्रॉप है। टॉरेड जोन का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे बहुत बारिश होती है। ठीक है, उसको टॉरेंट जोन कहते हैं। तो जहां पे ऑब्वियसली इस क्रॉप को पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पे पैडी उगाया जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसके अलावा उसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की भी जरूरत है। मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, फर्टाइल एलुवियल सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल का अगर बात किया जाए तो इसको एलुवियल सॉइल की जरूरत पड़ती है, और कोई दूसरी टाइप की मिट्टी में नहीं उग सकता है। ठीक है, एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। साल भर का 100 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर रेनफॉल होता है कोई एरिया में तो वहां पे पैडी उग सकता है। ठीक है, इन द रीजन्स ऑफ लेस रेनफॉल, जहां पे बारिश कम होती है वहां पे कुछ एरिया ऐसे भी हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दिस क्रॉप इज टेकन थ्रू इरिगेशन। तो ऐसे एरिया में इरिगेशन मुहैया करवाया जाता है और उसके जरिए क्रॉप प्रोडक्शन पैडी का किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम एरिया है। जनरली पैडी वहां पे उगाया जाता है जहां पे बारिश बहुत होती है और मिनिमम 100 सेंटीमीटर पर एनम बारिश अगर होती है तो। ओके, मोर ह्यूमन लेबर इज नेसेसरी फॉर पैडी कल्टीवेशन। एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पैडी कल्टीवेशन का ये भी है कि इसमें ह्यूमन लेबर काफी चाहिए होता है। बहुत सारे इंसानों को मैनुअल लेबर इसमें करना पड़ता है। वेस्ट बंगाल, अब हम देखेंगे कि कौन से स्टेट जहां पे पैडी होता है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा आर मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग states. So you should underline this as well. This crop is taken 2 or 3 times in West Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha and Tamil Nadu. खास करके ऐसे राज्यों में जहां पे रेगुलरली बहुत बारिश होती है वहां पे साल भर में 2-3 बार उगाया जाता है पैडी। और फिर वहां की प्रजा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार वगैरह, तो वहां की प्रजा भी ऐसी है जो कि पैडी का कंजम्पशन मैक्सिमम करती है। ठीक है, और हर रोज जैसे गुजरात का जो फूड हैबिट है उससे काफी अलग है इन सारे राज्यों का। खाने में दोनों टाइम लंच हो या डिनर वो पैडी का राइस का इस्तेमाल करते हैं, तो कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उतना उनको उगाना पड़ता है, प्लस कंडीशन भी फेवरेबल है इसलिए होता है। अगर हम गुजरात की बात करें तो इन गुजरात पैडी इज ग्रोन इन सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड, ये सारे एरिया में, गुजरात के ये सारे एरिया में पैडी होता है। पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर, उसको बहुत पानी चाहिए होता है। However, instead of keeping the paddy fields fully underwater, paddy is grown irrigating through sprinklers using less water. ये आज का टेक्नोलॉजी है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पैडी के खेत को जनरली पानी से भर दिया जाता था। ठीक है, मैन्युअली
या तो फिर कुदरती रूप से बारिश का पानी होता है तो उसके जरिए। लेकिन अभी फिलहाल जो एग्रीकल्चर होता है तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है वहां पे स्प्रिंकलर से बारी बारी से यानी फ्रीक्वेंटली उसके ऊपर पानी जो है वो डाला जाता है। स्प्रिंकलर जो एक डिवाइस है जिसकी वजह से पूरे खेत में पानी पिलाया जा सकता है क्रॉप को। ठीक है, तो ये बात हो गया पैडी के बारे में। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया एंड अनदर इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया इज व्हीट। तो आइए अब उसके बारे में पढ़ते हैं, व्हीट के बारे में। Wheat is the second important crop of our country after paddy. First important crop जो है वो paddy है, second important जो है वो wheat है। Wheat is grown over 1/3 area of arable land of our country. जितनी भी लैंड एरिया में फार्मिंग होता है उसके 1/3 एरिया में wheat होता है। So it's an important information for us. Okay. Generally north west India में wheat ज्यादा होता है and it's a rabi crop of a temperate zone। ठीक है, जो टेम्परेट जोन यानी कि जहां पे ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज्यादा गर्मी होती है वहां पे रबी क्रॉप यानी कि विंटर सीजन में उगाने वाला ये क्रॉप है। हमने आगे पढ़ा था कि जो हमारी जो एग्रीकल्चर की जो मेथड है उसमें जनरली 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप मॉनसून सीजन की क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप विंटर सीजन के क्रॉप्स हैं, ज़ैद क्रॉप्स जो है वो समर सीजन के क्रॉप्स हैं। वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपको मैंने याद दिलाया, जिसमें से ये जो व्हीट है उसका क्लासिफिकेशन रबी क्रॉप में आता है। इट रिक्वायर्स ब्लैक सॉइल मोर देन 75% ऑफ रेनफॉल। ठीक है, पैडी के मुकाबले थोड़ा सा कम रेनफॉल अगर हो तो चलता है व्हीट के लिए। ओके, पैडी को 100 सेंटीमीटर चाहिए था साल भर का रेनफॉल, इसको व्हीट को 75 सेंटीमीटर चाहिए। व्हीट कैन बी ग्रोन इन द रीजन्स ऑफ लेसर रेनफॉल विद इरिगेशन। जहां पे रेनफॉल कम होता है वहां पे इरिगेशन के जरिए भी व्हीट उगाया जा सकता है। व्हीट कैन नॉट बी ग्रोन इन द एरिया रिसीविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे व्हीट नहीं उगा सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसको कम पानी की जरूरत पड़ती है, इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। अगर ज्यादा पानी अगर इसको मिलने लगा तो ये क्रॉप सड़ जाता है जमीन में ही और फेल हो जाता है। कई बार कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको ज्यादा पानी मिलना भी बहुत डेंजरस होता है, तो जितना जरूरी होता है उतना ही उसको पानी चाहिए। लेस लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड एज mechanization is introduced in wheat cultivation। अब wheat का कल्टीवेशन करने के लिए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनाइजेशन वहां पे भी मौजूद है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द wheat production is almost doubled। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि एक ऐसा शब्द है जहां पे 70s के डेकेड में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की थी और उस वक्त काफी सुधार भी हुआ था एग्रीकल्चर में। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ आवर टाइम इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो तब से लेकर व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट पहले के मुकाबले डबल हो गया, जो कि अच्छी बात है क्योंकि व्हीट जो है गेहूं वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं हम लोग। व्हीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अंडरलाइन करना है क्योंकि ये सारे वो स्टेट हैं जहाँ पे व्हीट उगाया जाता है। These states contribute 2/3 of the total national production। अकेले ये 3 स्टेट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश टोटल प्रोडक्शन का 2/3 हिस्सा यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि नियरली अबाउट 70%, ऑलमोस्ट अबाउट 70% ऑफ द व्हीट इज ग्रोन इन दीज 3 states only, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। Okay, due to the canal water in Punjab there is abundant wheat production। Okay, तो जहां पे पंजाब में जैसे कि आगे ऑलरेडी मैं आपको शायद बता चुका हूं कि बारिश कम होती है लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है, तो वहां पे व्हीट का प्रोडक्शन के लिए क्योंकि उसको फिर बहुत ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है, इसलिए वहां पे व्हीट प्रोडक्शन बहुत
पॉसिबल है। और इसीलिए दैट इज व्हाई पंजाब इज आल्सो कॉल्ड अ व्हीट बॉल ऑफ इंडिया। बहुत सारा व्हीट पकाता है पंजाब, इसलिए उसको व्हीट बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि डैश स्टेट इज नोन एज द व्हीट बॉल ऑफ इंडिया, तो आपका जवाब होना चाहिए पंजाब। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। व्हीट इज आल्सो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पंजाब, यूपी और हरियाणा में, लेकिन दूसरे भी राज्यों में पकाया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये पकाया जाता है ये राज्यों में। गुजरात की अगर हम बात करें तो भालिया व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात में एक रीजन है भाल करके, ठीक है, एक गांव का नाम है एक्चुअली। और वो जो एरिया, वहां की जमीन जो है व्हीट के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन है वहां पे। तो वहां पे जो गेहूं उगते हैं उसको भालिया व्हीट कहते हैं, जो कि फेमस है काफी। गुजरात में उसके अलावा महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा, वहां पे भी व्हीट होते हैं। और डेली मील में व्हीट खास करके गुजराती लोग, राजस्थानी लोग, पंजाबी लोग उसका भारी मात्रा में यूज करते हैं। और उसमें से रोटली, भाखरी, सेव, शीरो, लापशी, ठीक है, ये सब फेमिलियर आइटम्स हैं हमारी। लाडू भी कह सकते हैं, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट, कितनी सारी आइटम बन सकती है व्हीट से। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ कॉमन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हीट। और इतनी ज्यादा आइटम्स हम व्हीट में से बनाते हैं कि उसकी वजह से इट इज नोन एज द किंग ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स का राजा माना जाता है हमारे देश में उसको। ओके, और उसके अलावा जो अब नीचे दिया गया है एक मैप, एक इंटरेस्टिंग मैप है, जो सिर्फ पेज नंबर मैं 79 की बात कर रहा हूं, जिसमें सिर्फ पैडी और व्हीट का एक हमें थोड़ा सा अंदाजा मिलता है कि कौन से एरिया में पैडी होता है, कौन से एरिया में व्हीट होता है। ठीक है, तो जो एकदम वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है तो वो पैडी को दर्शाती है, और थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, जैसे रेनफॉल होता है तो जो पैटर्न बनती है वैसे वाली लाइन जो है, ठीक है, वो व्हीट के लिए है। तो उसका थोड़ा सा स्टडी आप लोग जरूर कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि मैप के मुताबिक व्हीट कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दैट वे। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे ज्वार के बारे में। ज्वार इज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड ग्रेन इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड व्हीट। ये तीसरे नंबर का ग्रेन है पैडी और व्हीट के बाद इंडिया में। This crop is grown very widely in the dry and less rainy region of southern peninsula। जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, जिसको हम सदर्न पेनिनसुला के नाम से जानते हैं ज्योग्राफी में, वहां पे जनरली होता है। और वहां पे भी ऐसे एरिया जहां पे बारिश कम होती है, वहां पे ज्वार उगाया जाता है। ज्वार इज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ज्वार को मानसून सीजन में भी और विंटर सीजन में भी उगाया जा सकता है। टेम्परेचर अगर उसको चाहिए तो इट इज बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ब्लैक एंड लोमी सॉइल जो कि साउथ इंडिया में देखने को मिलती है, वो जमीन उसको चाहिए होती है। और जो राज्यों की अगर हम बात करें जहां पे ज्वार होता है तो वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। ओके, और गुजरात की अगर हम बात करें तो तापी और सूरत डिस्ट्रिक्ट में ज्वार होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिलेट। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है। और इसको मिलेट को, क्योंकि ये बाजार में सस्ते दामों में मिलता है, दैट्स व्हाई मिलेट इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेन ऑफ लेबरर्स। लेबरर्स का ग्रेन ये माना जाता है, क्योंकि उसकी दो खासियतें हैं। एक ये है कि वो सस्ता होता है, दूसरा ये है कि इसको कंज्यूम करने से ताकत आती है बॉडी में। तो ऑब्वियसली लेबरर्स को फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, वो शरीर का काम ज्यादा करते हैं। So that's why, because of these two reasons, this millet is known as the crop of the laborers. Okay, it is grown in the regions having temperature between 25 degree to 30 degree Celsius, rainfall between 40 to 50 centimeter, and sandy soil. तो आप देख सकते हो कि इसको बारिश भी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, कम बारिश के रीजन में भी इसको उगाया जा सकता है। सैंडी सॉइल इसको चाहिए होती है।
और जहां पे ये होता है जो स्टेट्स में ये मिलेट, वो राज्य ऐसे हैं जहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, फिर गुजरात, यानी कि गुजरात के कुछ हिस्से, पूरा गुजरात हम नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओके, वहां पे मिलेट होता है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, ओके, is the major millet producer of Gujarat, okay, and then let's talk about maize. Maize जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। Maize is the most grown crop in the world after paddy and wheat, okay. अगर हम टोटल प्रोडक्शन का बात करें तो पैडी और व्हीट के बाद मेज का तीसरा नंबर आता है, ठीक है। और जनरली हिली एरिया में उसको उगाया जाता है। इट इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी द स्टेपल फूड ऑफ दोस पीपल लिविंग इन द हिली एरियाज। जो पहाड़ी लोग होते हैं, ऊंचाई वाले एरिया में रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए मेज जो है वो स्टेपल फूड है, क्योंकि वहां पे वो अवेलेबल होता है, वहां की जमीन पे ये हो जाता है, हिली रीजन में हो जाता है, ओके। और उसको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिल सकते हैं वो है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, बायोफ्यूल एटसेट्रा। सो इट इज यूज्ड मोर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आल्सो। मेज को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर हैविंग जेंटल फ्लो आर मोर सूटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन। तो ये सॉइल की और पानी की उसकी रिक्वायरमेंट है। और जहां तक रेनफॉल की अगर हम बात करें तो लाइक लेस देन 100 सेंटीमीटर, प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो 50 to 100 सेंटीमीटर का उसको रेनफॉल चाहिए, प्लस 21 डिग्री to 27 डिग्री टेम्परेचर आर फेवरेबल फैक्टर्स, ओके। तो बेसिकली इट इज यूज्ड इन मेकिंग पॉपकॉर्न। आप मूवी देखने जाते होंगे तो पॉपकॉर्न भी खाते होंगे, आपको पता ही है। मकाई कहवाई है एक्चुअली गुजराती में, तो वो है। फिर इसका एक एडिबल ऑयल भी निकलता है जो कि कंपैरेटिवली चीप प्राइस में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वो भी हम खा सकते हैं। जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मेज के, वो है राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। बहुत सारे राज्य हैं और खास करके बड़े बड़े स्टेट्स के यहाँ पे नाम है। तो इवन गुजरात में भी होता है। गुजरात में दाहोद, पंचमहाल, साबरकांठा और अरावली डिस्ट्रिक्ट में मेज पकता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं पल्सेस। पल्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जनरल नॉलेज के लिए और ऐसे एग्जाम के लिए भी, कि जो वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, ठीक है, उनके लिए पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, क्योंकि उसमें से बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और कौन कौन से पल्सेस इंडिया में पकते हैं, तो उनके नाम है तुअर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मठ, उड़द। दीज आर द नेम्स ऑफ द पल्सेस। उसमें से तुअर, उड़द, मूंग, मठ आर खरीफ क्रॉप्स। ये जो अभी मैं नाम बोला वो खरीफ क्रॉप्स है, मॉनसून सीजन में होते हैं। और उसके बाद ग्राम, पीस और लेंटिल, जिसको मसूर कहते हैं, मसूर की दाल, शायद अगर आपने खाई हो तो, वो रबी क्रॉप्स है, ओके। पल्सेस आर ग्रोन इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट वेयर द रेनफॉल इज स्मॉल। जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे पल्सेस नहीं होते, लेकिन उसको छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स होते हैं वहां पे पल्सेस होते हैं। उसको इतना ज्यादा बारिश नहीं चाहिए। तो वैसे स्टेट है जहां पे बारिश कम है, वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। ये सारे स्टेट में पल्सेस होता है, वहां पे बारिश कम होती है या तो मॉडरेट होती है। गुजरात की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मंग और मठ खास करके गुजरात के कुछ एरिया में होता है। फॉर एग्जांपल वडोदरा, ओके, कच्छ में भी होता है और पाटन में। तो जनरली मंग और मठ ये गुजरात में, ये सारे एरियाज में होता है। नाइट्रोजन इज रीइंस्टेटेड इन सॉइल बाय ग्रोइंग पल्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि पल्सेस को उगाने की वजह से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है।
इसलिए क्रॉप रोटेशन के लिए भी पल्सेस का क्रॉप जो है वो कुछ फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं कि जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए या तो उसको बरकरार रखने के लिए। कोई फॉर एग्जांपल वीट या ज्वार या पैडी उगाने के बाद जमीन की फर्टिलिटी वापस लाने के लिए, नाइट्रोजन रीइंस्टेट करने के लिए कोई ना कोई पल्सेस को उगा देते हैं। ठीक है, तो उसे अगर ये ऐसा टेक्निकल नॉलेज किसी फार्मर में है तो वही कर सकता है ये चीज, लेकिन आजकल तो ऐसा नॉलेज अगर किसी को नहीं है तो उनको प्रोवाइड भी किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से भी मिल सकता है, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर में ऐसी कॉलम्स आती है, कुछ मैगजीन्स आते हैं जिससे ऐसा नॉलेज कोई भी फार्मर को मिल सकता है। तो एज अ क्रॉप रोटेशन भी इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में बढ़ती है जो जमीन का फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट ऑयल सीड। ओके, बीच में थिंग्स टू नो वाला एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया गया है जो आपके लिए सेल्फ स्टडी है। ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है खुद से, एक दो बार जरूर पढ़िएगा उसको, जिसमें लाइक एक फूड क्रॉप, ओके, नकली जिसको रेगी भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है वो। अब पढ़ते हैं जो कि इंटरेस्टिंग क्रॉप है, ऑयल सीड्स, क्योंकि वो भी हम हमारी रोजाना जिंदगी में उसका उपयोग करते हैं। ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारे ऑयल सीड्स हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़े वो सारे फूड ग्रेन्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑयल सीड्स। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ना है अब, लेकिन क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए यहां से मैं कट ऑफ करता हूं इस लेक्चर को। ऑयल सीड्स के बारे में ज्यादा स्टडी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय।